भारत के 10 सबसे चालाक नेता। नंबर 10 से शुरू करते हैं और नंबर 10 पर जो नाम है उसे आज की पीढ़ी शायद ठीक से नहीं जानती, लेकिन भारतीय राजनीति में जितने साल इन्होंने टिक कर बिताए उतने साल किसी और ने नहीं। नाम है जगजीवन राम। 1936 में राजनीति में आए, 1986 में दुनिया छोड़ी, यानी पूरे 50 साल। नेहरू जी की सरकार में मंत्री, शास्त्री जी की सरकार में मंत्री, इंदिरा जी की सरकार में मंत्री और जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री। मतलब कोई भी सरकार आए जगजीवन राम उसमें थे। अब रुको, थोड़ा सोचो। हर बदलती सरकार में खुद को जरूरी बनाए रखना ये कोई किस्मत नहीं है, ये सोची समझी राजनीति है। अब वो बात जो शायद किसी को नहीं पता, 1946 में देश अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था। जगजीवन राम भारत के पहले दलित मंत्री बने, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के पद पर। उस दौर में जब छुआछूत चरम पर थी, उस दौर में जब ऊंच नीच का भेद आम बात थी, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। 1977 में आपातकाल खत्म होने से पहले जैसे ही हवा का रुख बदला, जगजीवन राम ने सही समय पर कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। इंदिरा सरकार गई। 1979 में वो प्रधानमंत्री बनने के सबसे नजदीक थे, लेकिन राजनीति में जो हाथ आने वाला हो वो भी कभी कभी छूट जाता है। जो इंसान 50 साल तक हर सरकार में बना रहे उसे लोग अनुभवी कहते हैं। राजनीति में अनुभवी और चालाक का फर्क बस कहने का होता है। नंबर 9 पर वो नाम है जिसने 34 साल का लाल किला गिराया, लेकिन इससे पहले उन्हें चलती गाड़ी से बाहर धकेला गया था। पूरी कहानी सुनो। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की दीदी। 1984 का साल, पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सहानुभूति लहर चल रही थी। उस लहर में भी ममता ने जादवपुर सीट से वामपंथ के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया, जो हारने वालों में से नहीं थे। 1990 में एक रैली के बाद वामपंथी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, उन्हें चलती गाड़ी से धकेल दिया गया, अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन दीदी रुकी नहीं। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई। लोगों ने कहा अकेली महिला आखिर क्या कर लेगी। 2011 में 34 साल की वामपंथी सरकार उन्होंने धूल में मिलाकर रख दी। रुको, एक बात और। वो 1984 की जीत जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब इस महिला ने वामपंथ का गढ़ तोड़ा। इसका मतलब है कि ममता ने अपनी राजनीतिक जीवन में शुरू से ही वो किया जो असंभव लगता था। जिस पार्टी को लोग अजय कह रहे थे, वो एक महिला के सामने गई। शायद किसी ने उन्हें बताया नहीं था कि जिसे गाड़ी से धकेलने से भी रोका न जाए, उसे राजनीति से भी नहीं रोक सकते। नंबर 8 पर वो नाम है जो जेल में था और उसकी पत्नी बिहार चला रही थी, और जिसकी तारीफ देश के एक बड़े प्रबंधन संस्थान ने भी की। एक साथ दोनों बातें सच हैं, हैरान हूँ, आगे सुनो। लालू प्रसाद यादव, बिहार के सबसे रंगीन नेता। 1997 में चारा घोटाले सामने आया, करीब 950 करोड़ रुपए का। लालू जी को जेल जाना पड़ा। कोई भी सामान्य नेता होता तो राजनीति खत्म थी, लेकिन लालू जी ने क्या किया, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जो उस दिन तक एक गृहिणी थी, सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। पूरा देश हैरान हो गया, पत्रकार हैरान, विरोधी हैरान। लेकिन रुको, असली बात तो अभी बाकी है। 2004 में जब लालू जी रेल मंत्री बने, तब भारतीय रेल घाटे पर चल रही थी। लाखों करोड़ का बोझ था, किसी को उम्मीद नहीं थी। लालू जी ने बिना यात्री किराया बढ़ाए रेल को मुनाफे में ला दिया। ये इतना बड़ा काम था कि अहमदाबाद के एक बड़े प्रबंधन संस्थान ने इस पूरे बदलाव को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। जो आदमी चारा घोटाले में जेल गया, उसी ने रेल की काया पलट कर दी। राजनीति में विरोधाभास बहुत मिलते हैं, लेकिन लालू जी जैसा विरोधाभास बहुत कम। नंबर 7 पर वो नाम है जिसने उत्तर प्रदेश में एक पार्टी की 10 सीटें 71 में बदल दी। और वो कैसे, सुनो। अमित शाह, आधुनिक भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार। 2009 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? 80 में से 10। 2014 में अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र को छोटे छोटे मतदान बूथों में बांटा, हर बूथ पर अलग प्रमुख, हर मतदाता का हिसाब। ये राजनीति कम और गणित ज्यादा था। 2014 का नतीजा 80 में से 71 सीटें। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अमित शाह गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे। क्रिकेट हो या चुनाव, रणनीति दोनों में लगती है। एक बात और, जब अमित शाह को कांग्रेस सहित कई दलों ने राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, हर बार वो और मजबूत होकर निकले। जैसे विरोधी मैदान से हटाना चाहते थे, वो मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। मतदान बूथ प्रबंधन किस्मत नहीं, गणित है। नंबर 6 पर वो नेता है जिसने जानबूझकर अपनी सरकार गिराई और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। वीपी सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने। अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के बाहरी समर्थन पर टिकी। 1990 में उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, यानी अन्य पिछड़े वर्गों के साथ 27% आरक्षण।
भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। अब रुको, वो बात जो लगभग किसी को भी नहीं पता। बीपी सिंह खुद एक राजपूत जमींदार परिवार से थे। घर में विशाल संपत्ति थी। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उन्होंने खुद अपनी जमीन सरकार को सौंप दी। अपने परिवार की पुरानी पेंटिंग और कलाकृतियां नीलाम करवाईं। एक जमींदार का बेटा जिसने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, यह जानते हुए कि इससे उसकी सरकार जाएगी। राजनीति में सरकार बनाने के लिए हर तरह का सौदा करने वाले बहुत मिलते हैं। जो सरकार गवाकर इतिहास में जगह बनाते हैं वो कम। नंबर 5 शरद पवार। नंबर 5 पर महाराष्ट्र के चाणक्य, जिनकी पार्टी उनके अपने भतीजे ने तोड़ी। राजनीति में जो करो वो लौट कर आता है। इस बात को शरद पवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शरद पवार की राजनीतिक यात्रा देखो। 1978 से कांग्रेस तोड़ी, 1986 में वापस कांग्रेस में आ गए, 1999 में फिर निकले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी महाराष्ट्र में ताकत बनी रही। अब वो बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, शरद पवार सिर्फ 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। 1978 में जब इंदिरा गांधी विपक्ष में थीं, शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर विपक्षी दलों के साथ सरकार बना ली, सिर्फ 38 साल की उम्र में। और 1999 में जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा थी, तब शरद पवार ने खुलकर विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। उन्हें कांग्रेस से निकाला गया और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब सोचो, जिस आदमी ने दूसरों की पार्टियां तोड़ी, 2023 में उनके भतीजे अजित पवार ने उनकी खुद की पार्टी तोड़ दी। राजनीति में यही होता है, जो बोते हो वही काटते हो। नंबर 4 चंद्रबाबू नायडू। नंबर 4 पर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी धोखे की कहानियों में से एक दामाद, एक ससुर और एक कुर्सी। एन.टी. रामाराव, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक, महान अभिनेता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद थे, उनके सबसे भरोसेमंद साथी। 1995 में एन.टी. रामाराव दिल की बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका गए और जब वापस आए तो पाया कि उनकी खुद की पार्टी के विधायक उनके खिलाफ हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की गैर मौजूदगी में विधायकों को साथ मिला लिया था। राज्यपाल के पास बहुमत का दावा पेश किया। एन.टी. रामाराव अपनी ही पार्टी से बाहर। एन.टी. रामाराव ने बाद में कहा, मैंने उसे अपनी बेटी दी और उसने मेरी पार्टी ले ली। 1996 में एन.टी. रामाराव का निधन हो गया। दामाद की आम भूमिका होती है घर संभालना। चंद्रबाबू नायडू ने घर के साथ सरकार भी संभाल ली। कहानी कहती है, राजनीति में रिश्ता नहीं हिसाब होता है। नंबर 3 बाल ठाकरे। नंबर 3 पर वो नाम है जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी कोई सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकारें उनकी मैजिक से बनती और गिरती थी। ये कैसे संभव है, आगे सुनो। बाल ठाकरे पहले एक व्यंग्य चित्रकार थे। फ्री प्रेस जनरल अखबार में काम करते थे। कार्टून बनाना पेशा था। 1966 में उन्होंने शिवसेना बनाई। मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे, सभी ने बाल ठाकरे की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई। अब वो बात जो सबसे चौंकाने वाली है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे सीधे पूछा, 1992-93 के दंगों में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हाथ था? बाल ठाकरे का जवाब था, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने किया। कोई नेता इतनी खुलकर कभी नहीं बोलता। राजनीति में लोग आरोपों से बचते हैं, ये खुद कबूल कर रहे थे। एक कार्टूनिस्ट जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों तक अपनी मुट्ठी में रखा, बिना एक भी चुनाव लड़े। असली ताकत पद में नहीं, लोगों के दिल में होती है। नंबर 2 पीवी नरसिम्हा राव। नंबर 2 पर वो नेता है जो राजनीति छोड़ने वाला था, सामान बन चुका था और उसी इंसान ने भारत की आर्थिक तकदीर बदल दी। पूरी कहानी सुनो। 1991 पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद वापस जाने की तैयारी में थे। राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था। उम्र हो गई थी। उसी वक्त राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को वापस बुलाया और वो प्रधानमंत्री बन गए। अल्पमत की सरकार थी, बहुमत नहीं था। सब कह रहे थे 6 महीने में गिरेगी। नरसिम्हा राव ने 5 साल पूरे किए। अब वो बात जो लगभग किसी को नहीं पता। नरसिम्हा राव को 17 भाषाएं आती थीं, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनी और भी। उन्होंने तेलुगु साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना का हिंदी अनुवाद किया। वो एक उपन्यासकार भी थे और 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए जिसने भारत की तरक्की की राह पर लाया, वो इन्हीं की सरकार में हुए। मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। एक इंसान जो राजनीति छोड़ने वाला था, उसने भारत की आर्थिक नींव बदल दी। अब आते हैं नंबर 1 पर और ये वो नाम है जिसे गूगी गुड़िया कहा जाता था। और नंबर 1 इंदिरा गांधी, जिन्हें गूगी गुड़िया कहा गया और जिन्होंने साबित किया गुड़िया कब से नहीं बन जाए किसी को भनक भी नहीं लगती। 1959 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, पार्टी के पुराने नेताओं ने उन्हें गूगी गुड़िया कहा, मतलब एक ऐसी नेता जो हमारे इशारों पर चलेगी। अगले 10 साल में इंदिरा गांधी ने उन सभी नेताओं को राजनीति के मैदान से बाहर कर दिया। 1969 में उन्होंने खुद कांग्रेस को तोड़ा। अल्पमत में थी लेकिन गरीबी हटाओ को नारा दिया।
1971 में भारी बहुमत से जीती। उसी साल बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूरे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनका 1971 का चुनाव रद्द कर दिया। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक, कोई और होता इस्तीफा दे देता। इंदिरा गांधी ने क्या किया? पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सुरक्षा सलाहकारों ने कहा कि सिख अंगरक्षक उनके लिए खतरा हो सकते हैं, उन्हें हटाने की सलाह दी गई। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं धर्म के आधार पर किसी को नहीं हटाती। 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी, जो गूंगी गुड़िया कही गई। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, एक नया देश बनवाया, देश में आपातकाल लगाया और इतिहास में इस तरह अमर हुई जैसे शायद वो खुद चाहती थी। राजनीति में सबसे चालाक वही होता है जिसे पहले सब कमजोर समझे।